नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो ना केवल किसी देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल पोलराइजेशन की, जिसे हम हिंदी में राजनीतिक ध्रुवीकरण के नाम से भी जानते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कॉन्जर्वेटिव्स और लिबरल्स के बीच में बढ़ते हुए गैप की तरह मानता है। अगर आसान शब्दों में समझाऊं तो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू किसी विशेष मुद्दे को सेंटर बनाकर लोगों को बांट देना ही पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस रीजनल एस्पेक्ट ने पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाई। तो इसकी शुरुआत होती है लेट 18th सेंचुरी से। मैं बात कर रहा हूं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, जब फ्रांस में मोनार्की हुआ करती थी। एक नोबल फैमिली पूरी कंट्री पर रूल करती थी। कुछ लोग इस मोनार्की को सपोर्ट भी करते थे, तो कुछ लोग चाहते थे कि इस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज करके डेमोक्रेसी लाई जाए। तो फ्रेंच पार्लियामेंट में सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से था कि जो लोग मोनार्की को सपोर्ट करते थे उन्हें राइट साइड में बिठाया जाता था और जो लोग इसके खिलाफ थे उन्हें लेफ्ट साइड में। तो यहां से शुरुआत होती है टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की। तो इसी के बाद इन्हीं टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को बांटा गया राइट विंग और लेफ्ट विंग में। आज के समय में अगर इस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस को समझाया जाए तो अमेरिका की डेमोक्रेसी हमें ये बहुत अच्छे से समझाती है। वहां की दोनों पार्टीज, द रिपब्लिकन्स एंड द डेमोक्रेट्स, इस टू विंग कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है। मैं जिस लिबरल और कॉन्जर्वेटिव के बीच के आइडियोलॉजिकल गैप की बात कर रहा था वो यही था। रिपब्लिकन्स एक राइट विंग पार्टी है जो कि कॉन्जर्वेटिव अप्रोच को फॉलो करती है। वो रिलीजन और गवर्नमेंट को साथ साथ लेकर चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि टैक्स को कम से कम रखा जाए जिससे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल सके और देश का डेवलपमेंट हो सके। वहीं द डेमोक्रेट्स एक लेफ्ट विंग पार्टी है जो कि लिबरल अप्रोच को फॉलो करती है। वो लोग सोशल इक्वालिटी को चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि रिफॉर्मेशन आए, वो चाहते हैं कि रिवॉल्यूशन आए, वो लोग टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और इमिग्रेंट्स को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद अब भी उनके बीच बहुत सारे कॉमन इंटरेस्ट बचे थे, बट जैसे जैसे समय बढ़ता गया सारी चीज़ें बदलती गईं। आप देख सकते हैं प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईयर 1994 से लेकर ईयर 2014 तक कैसे इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बढ़ता गया। यहां तक कि सिचुएशन ये आ गई कि लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद दोनों पार्टीज के बीच एक सिंगल कॉमन इंटरेस्ट भी खत्म हो चुका था। मई 25, 2020 एक ब्लैक अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड का ब्रूटली मर्डर कर दिया जाता है। हालांकि अमेरिका में ये पहला ऐसा केस नहीं था जहां एक ब्लैक अमेरिकन को मारा गया हो, पर फिर भी इस इंसिडेंट ने एक उपद्रव का रूप ले लिया। लोग सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट करने लगे। ना जाने कई ऐसे केस अमेरिका में आए दिन होते रहते हैं। ये हाल तो तब है जब एक ब्लैक अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रॉम 2009 टू 2017 आई मीन 8 ईयर्स अमेरिका में पावर में रह चुका हो। इन सब का रीजन सिर्फ एक ही है, वो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन। यहां तक की सिचुएशन यह आ गई है कि 36% ऑफ द रिपब्लिकन्स अपोजिशन को नेशन के लिए थ्रेट मानता है, वहीं 27% ऑफ द डेमोक्रेट्स की रिपब्लिकन्स के लिए सेम थिंकिंग है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो को ना केवल ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर बल्कि अपनी पर्सनल आइडियोलॉजीज को लेकर रिप्रेजेंट करती है। अब बारी आती है इंडिया की। इंडिया की पॉलिटिक्स शुरू से ही काफ़ी कॉम्प्लेक्स रही है। यहाँ हम सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म, कास्टिसिज्म, रिलीजन, ना जाने ऐसे कितने वर्ड्स का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में करते हैं, पर आज भी इनमें से काफ़ी वर्ड्स का कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं पता। मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि हमारी कंट्री को एक सेकुलर कंट्री होना चाहिए या फिर एक हिंदू राष्ट्र। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम सब जानते हैं कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की हिंदू पॉपुलेशन है, पर फिर भी हमारी पॉलिटिकल हेजिमनी हमें रिलीजन बाइज्ड होना सिखाती है। प्लूरलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सारे वर्ड्स अब किताबों तक ही सीमित हो गए हैं।
इनका एग्जिस्टेंस दिन पर दिन खत्म होता जा रहा है और शायद यही हिंदू राष्ट्र और सेक्युलरिज्म का मुद्दा हमारे देश में पॉलिटिकल पोलराइजेशन का सबसे बड़ा रीज़न भी बना। इसकी शुरुआत होती है जब हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की तरफ से 1975 से लेकर 1977 तक इमरजेंसी लगा दी जाती है और लोगों से उनके बेसिक्स राइट्स को छीन लिया जाता है। ये इंसिडेंट हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक काला धब्बा साबित हुआ। यह पहला वो एक्शन था जो लिबरल डेमोक्रेट्स को हटाने और पोलराइजेशन को इंडिया में पुश करने का काम करता है। हालांकि हमारे काफ़ी कांग्रेस लीडर्स जैसे महात्मा गांधी, जो कि एक हिंदू भी थे, मानते थे कि सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ना कि हिंदू नेशनलिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इंडिया को 1947 से 1964 तक संभाला, काफ़ी हद तक पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कंट्रोल में रख सके। पर सिचुएशन तब बदल जाती है जब इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर जाती है और जनता पार्टी की सरकार पावर में आती है। 1979 में जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के थ्रू एक कमीशन बनाया जाता है जिसका नाम मंडल कमीशन रखा गया। 31 दिसंबर 1980 को मंडल कमीशन के थ्रू एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें ओबीसी के लिए 27% सीट्स ना केवल गवर्नमेंट जॉब्स बल्कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में भी देने का सुझाव दिया गया। अपर कास्ट हिंदू ने इसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट किया। पोलराइजेशन के ने इसके बाद एक बहुत बड़ा रूप ले लिया। 1992 में हिंदुओं के थ्रू बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, काफ़ी दंगे हुए, 2000 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई, राम भूमि की मांग की गई। 1998 के जनरल इलेक्शंस के बाद बीजेपी ने एनडीए के साथ मिलकर अपनी कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करी। ये पहली ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने बिना कांग्रेस के साथ कोलिशन किए 1999 से लेकर 2004 तक अपना 5 इयर्स का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद 2014 में पोलराइजेशन की लहर आ गई। 6 अगस्त 2019 को आर्टिकल 317 को कश्मीर से हटा दिया जाता है। 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर को बनाने की घोषणा की जाती है। 11 दिसंबर 2019 को CAA लागू कर दिया जाता है। एक के बाद एक ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे जिन्होंने हिंदू नेशनलिज्म को सपोर्ट किया, हिंदू नेशनलिज्म को बढ़ावा मिला और सेक्युलरिज्म जैसे वर्ड हमने प्रीएम्बल में ही दफना दिए। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑन करें। मैं आशा करता हूं कि जल्दी हम इस राजनीति को सेवा नीति बना पाएंगे।